वेलकम बैक गाइज। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे अस्थमा क्या होता है और अस्थमा हो जाने पर हमें क्या इसका रोकथाम करना चाहिए और साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और किस कारण से अस्थमा बीमारी होता है और हो जाता है तो क्या क्या हमें मेडिसिन चलाना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या क्या देनी चाहिए। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज का टॉपिक है मेरा अस्थमा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अस्थमा क्या होता है। अगर अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में सांस लेने में परेशानी होती है। सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अस्थमा के पेशेंट के सांस लेने में परेशानी होती है और साथ में घुटन जैसा महसूस होता है और रिस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाती है, इसके चलते होता है। तो किस कारण से रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है नैरो हो जाता है और कैसे किस तरह से नैरो हो जाता है, जो मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, घुटन जैसा महसूस होता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसे कंडीशन को हम अस्थमा कहेंगे, जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये नॉर्मल है ट्यूब, ये है अस्थमा ट्यूब। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसमें ट्यूब में कितने स्पेस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने नैरो हो गए हैं, मतलब पतला हो गए हैं ट्यूब। इसी कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। तो ये किस कारण से होता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन कुछ कारणों से देखा गया है। जैसे कि ये इमेज में आप देखे थे, यहाँ पे देख रहे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ये किस कारण से होता है, यहाँ पे कुछ कारण देखा गया है। रिस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाती है, जिसके कारण गहरी सांस लेने में डिफ़िकल्ट महसूस होता है। अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सांस आपका नहीं पास हो पाएगा। तो यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगा, तो आपका सांस नहीं पास हो पाएगा। तो आपको घुटन जैसे तो महसूस होगा ही होगा और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस जमा हो जाता है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो नैरो ट्यूब हो गया है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ये म्यूकस है। ये म्यूकस ही जो है, जो कि मतलब ब्रोंकियल ट्यूब को यहाँ पे मतलब नैरो मतलब कर दिया है, पूरा पतला हो गया है यहाँ पे, जिसके चलते घुटन जैसी महसूस होता है। और ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लेकिन इसके कारण कुछ अन्य कारण देखे गए हैं, जिसके एलर्जी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एलर्जी से भी होता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से भी होता है। जैसे कि आप गंदी जगह पे काम कर रहे हो, धूल कण बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रहा है, आज डायरेक्ट आपके मतलब माउथ के थ्रू या सांस लेने के थ्रू चला जा रहा है, तो उस कंडीशन से भी ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक मेन चीज़ देखा गया है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और ब्रोंकी के आसपास जो मसल्स होते हैं उसमें स्पास्म देखने को आपको मिलेगा। ये थे कुछ से कारण। जब इस तरह के कारण हो जाते हैं तो हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी खासकर रात में होती है। अगर अस्थमा हो गया तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खासकर रात को होता है। जब पेशेंट सोता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होता है। ब्रीथलेसनेस, साँस फूलना, जैसे कि साँस उसको फूलने लगेगा, टोटलिटी एकदम फूलने लगेगा, हांफ बढ़ने लगेगा, फास्ट ब्रीथिंग होने लगेगा, जो धड़कन है दिल के वो तेज़ हो जाएगा। रात के समय शॉर्टनेस और ब्रीथिंग होना। इसके अलावा कुछ अन्य सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे खाँसी है, चेस्ट पेन रहेगा, थ्रोट इरिटेशन रहेगा, फैटीग हो, थकान जैसे महसूस होगा और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है ये बार-बार देखने को आपको मिलेगा। ये सब हो जाता है तो हमें क्या चीज़ रोकथाम कैसे हम इसको करें, इंस्ट्रक्शन कैसे देखना है, ये सारे चीज़ चलिए देखते हैं। सबसे पहले फैमिली में शांत वातावरण बनाएँ, क्योंकि अस्थमा में स्ट्रेस एंड इमोशनल टेंशन का मेन रोल होता है। फैमिली का मतलब होता है जैसे कि घर में, परिवार में, वहाँ पे एकदम शांति माहौल आप बनाएँ और इमोशनल टेंशन जो होता है, वो प्रेशर जो होता है उस पेशेंट को एकदम नहीं देना है। ये मेन रोल होता है। जो टेंशन अगर रहेगा तो उसका जो होती है बीपी, ब्लड प्रेशर हाई जैसा प्रॉब्लम आने लगता है, उसको धड़कन जो होती है तेज़ चलने लगता है और घुटन जैसी महसूस होने लगती है। उस पेशेंट को हमेशा शांत रहने का कोशिश करना चाहिए और खुली हवा में टहलना चाहिए।
जैसे खुली हवा वाले स्थान में उसको रहना अच्छा पसंद करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, मतलब पानी पीना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए। क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा इनटेक करने से लंग्स का जो म्यूकस होता है वो लूज होता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलता है। और ऐसे पदार्थों को आपको बंद कर देना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो। जैसे कि मार्केट आप जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप कुछ चीज़ खा रहे हो या फिर कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके चलते आपको एलर्जी हो रहा है, तो उस पदार्थ को आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। साथ में पेशेंट को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि योगा, स्विमिंग। ये करने से पेशेंट को जो भी साँस लेने में तकलीफ़ होती है, उसमें राहत अच्छी तरह से मिलता है। इसके अलावा हम मेडिसिन क्या-क्या देंगे, ये सारे चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि मेडिसिन मैंने बहुत विस्तार से बताया है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हमें देखने को मेडिसिन में मिलेगा एस्थालिन इन्हेलर, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, एस्थालिन इन्हेलर, जो कि जिसका कॉम्पोज़िशन है सल्बूटामोल का होता है। 1 से 4 पफ दिन में 4 बार आपको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में हमें लेना है एस्थालिन 4 एमजी की टैबलेट, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने इमेज भी लगा दिया है। एस्थालिन 4 एमजी की टैबलेट आपको लेना है, दिन में 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। इसके अलावा एस्थालिन 4 एमजी के बदले में हम टैबलेट ले सकते हैं डेरिफाइलिन 150 एमजी का, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका कॉम्पोज़िशन होता है थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन। ये एस्थालिन से थोड़ा और हैवी वर्क करता है ये मेडिसिन, डेरिफाइलिन रिटार्ड। तो थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन ये हम ले सकते हैं। इसका डोज है सुबह-शाम, हम इसको ले सकते हैं, सुबह और शाम हम ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, एस्थालिन 4 एमजी या फिर डेरिफाइलिन 150 एमजी, दोनों में से कोई एक टैबलेट आपको यूज़ करना है। इसके अलावा अगर और कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होगा, तो हम इसको नेबुलाइज़ेशन कराएँगे पेशेंट को। जैसे कि एस्थालिन से हम नेबुलाइज़ेशन कराएँगे या फिर डोलिन से हम नेबुलाइज़ेशन कराएँगे। दोनों में से कोई एक चीज़ है जो कि हम नेबुलाइज़ेशन कराएँगे, जिसे हम भाप लगाना भी बोलते हैं। एस्थालिन रेस पुल्स, इसमें भी सल्बूटामोल मिला हुआ आता है। और डोलिन जो होती है, इसमें लिवोसल्बूटामोल मिला हुआ होता है, ब्रोमाइड रहता है, ये थोड़ा और अच्छा रहता है। तो इस दोनों में से कोई एक रेस्पुल्स से हम नेबुलाइज़ेशन इसको हम सुबह-शाम कराएँगे, तथा साथ में हम इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे टैबलेट खा रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो हम इंजेक्शन हम लगाएँगे, डेरिफाइलिन का इंजेक्शन हम लगाएँगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। डेरिफाइलिन 2 एमएल का इंजेक्शन आता है, जिसका कॉम्पोज़िशन होता है थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन। ये मांसपेशियाँ अथवा सिरा मार्क्स दोनों जगह से आप लगा सकते हैं। इसके ज़रूरत के हिसाब से आपको देना है, ठीक है? इसके अलावा अगर इससे भी अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो, अगर नहीं ठीक हो पा रहा है पेशेंट, तो हम इंजेक्शन एमिनोफाइलिन जो 10 एमएल की आती है, इसको 25% डेक्सट्रोज में, जो कि 100 एमएल का डेक्सट्रोज रहता है, उसमें मिलाकर हम सीरम मार्क से ही देना है। एमिनोफाइलिन को डायरेक्ट आईवी नहीं लगानी है। 25% डेक्सट्रोज जो आती है 100 एमएल की, उसमें मिलाकर सीरम मार्क से हमको देना है। अब तथा साथ में इंजेक्शन लगाना है कोर्टेस का, जिसका कॉम्पोज़िशन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सुसिनेट 100 एमजी का आता है। 2 खुराक तुरंत लगाना है सीरम मार्क से, और इसके बाद फिर सुबह-शाम कर देनी है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कोर्टेस इंजेक्शन है, जो कि 100 एमजी की आती है। इसका कॉम्पोज़िशन है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ज़्यादा कंडीशन होने पे इसे हम स्टेट, मतलब शुरुआती में इसको हम 2 खुराक हम आईवी हम लगाएँगे तुरंत। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम सुबह-शाम इसको हम चला सकते हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे कि मैंने सिम्पटम्स में बताया था कि अगर खाँसी रहेगा, तो खाँसी के समय में हमें देना है, यहाँ पे देख रहे हैं मोंटेक्स 10 एमजी, जो कि कॉम्पोज़िशन होता है इसका मोंटेलोकास्ट 10 एमजी का आता है। रोज़ाना 1 गोली देना है 30 दिनों तक। इसके साथ में हमको देना है डेफ्लेजाकोट 6 एमजी की टैबलेट, जो कि रोज़ाना 1 गोली देना है, जो कि डेफकोट 6 एमजी के नाम से आपको आएगा। रोज़ाना 1 गोली देना है, 10 दिनों तक हम दे सकते हैं डेफ्लेजाकोट की। इसके अलावा स्टेरॉयड इन्हेलेशन यूज़ करा सकते हैं, जो कि मतलब साथ में हम स्टेरॉयड इन्हेलर यूज़ करा सकते हैं, जो कि बुडेट इन्हेलर आता है, जो कि बुडे
सोनाइट 1 से 2 पफ है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। इसको हम सुबह और दोपहर और शाम तीनों टाइम दे सकते हैं। 1 से 2 पफ इसको यूज करना है। इसके अलावा अस्थमा पेशेंट को कभी भी एस्पिरिन दवाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन दवा देने से अक्सर देखा गया है एस्पिरिन खाने से पेशेंट को एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एलर्जी बढ़ेगा तो इसमें पेशेंट को और सांस बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो ये कुछ थी बेसिक ट्रीटमेंट। जैसे कि अभी आपने देखा अस्थमा के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है इसमें। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समझ में ना आया हो या कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पे स्पेशल रिप्लाई आपको करूँगा या फिर मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से है। अगर इस तरह का ज़्यादा कंडीशन आपका मिले तो आप एक बार नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बाद ही दवा का उपयोग करें। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से मैं बनाते रहता हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में यही। थैंक यू।